हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंजाइम्स। तो आज के लेक्चर में हम एंजाइम को डिस्कस करेंगे कि एंजाइम हम कहते हैं किसको हैं, एंजाइम की नेचर क्या है और एंजाइम के फंक्शंस क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। तो ये कैटलिस्ट क्या काम करते हैं, कैटलिस्ट हम कहते हैं किसको हैं। तो कैटलिस्ट जो है ये जितने भी रिएक्शंस होते हैं उसको स्पीड अप करते हैं। ठीक है, तो एंजाइम्स उसको स्पीड अप करने का काम करते हैं, इसलिए हम इसको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं कि ये उस रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। द वर्ड एंजाइम केम फ्रॉम द ग्रीक एन मीन्स इन। ठीक है, एंजाइम का वर्ड एक ग्रीक वर्ड से निकला है। ठीक है, ई एन, इन मीन्स इन एंड जाइम मीन्स फर्मेंटेशन। ठीक है, तो ये क्या है कि ये कहाँ से निकला है, ये फर्मेंटेशन से एंजाइम का मतलब जो है ये हमें पता चला है। द टर्म एंजाइम वाज कॉइन्ड इन 1878 बाय फ्रेडरिच विल्हेम कोहने। ठीक है, अब ये जो एंजाइम की टर्म है ये 1878 में हमें विल्हेम कोहने ने बताई थी। इसने जब फर्मेंटेशन का प्रोसेस देखा तो वहाँ पे इसको कुछ एंजाइम्स के बारे में पता चला था और फिर हमें इसने एंजाइम की टर्म जो है उसको कॉइन किया। सबस्ट्रेट। अब जब हम एंजाइम की बात करते हैं तो इसमें हम एक एक्टिव साइट की बात करते हैं और एक सबस्ट्रेट की बात करते हैं। ठीक है, तो सबस्ट्रेट हम किसको कहते हैं कि द सब्सटेंस ऑन विच एन एंजाइम एक्ट्स आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। द सब्सटेंस ऑन विच एन एंजाइम एक्ट्स आर कॉल्ड द सबस्ट्रेट। के द सब्सटेंस ऑन विच एन एंजाइम एक्ट्स, किस यहाँ पर वो सब्सटेंस जिस पे कोई एंजाइम आकर एक्ट करता है उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। यहाँ पर एंजाइम ने आकर एक्ट करना होता है। कैटालिटिक साइट और सबस्ट्रेट साइट आर एक्टिव साइट, इसके तीनों नाम एक्टिव साइट के ही हैं। अब ये क्या है कि ये पार्ट ऑफ द एंजाइम है वेयर प्रोसेस ऑफ कैटालिसिस टेक प्लेस। ये पार्ट ऑफ द एंजाइम है जहाँ पर कैटालिसिस का प्रोसेस होता है और यहाँ पर सबस्ट्रेट आकर एक्टिव साइट पर अटैच होता है। Enzymes only accelerate the rate of chemical reaction but do not initiate them. Enzymes जो हैं ये उस chemical reaction को accelerate करते हैं, speed up करते हैं, but they do not initiate them. ठीक है, इसको सिर्फ ये speed up करने का काम करते हैं। ये है nature of enzyme। यहाँ पर हम देख लेते हैं इस pictorial view में। ये हमारे पास एक enzyme structure है जिसमें ये active site है, इसको मैं highlight कर लेती हूँ। अब ये हमारे पास एक्टिव साइट है और ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। ठीक है, यहाँ पर ये एक हमारे पास स्कीमेटिक मॉडल है एंजाइम का। यहाँ पर ये एक्टिव साइट होती है इसकी, ये क्या है, ये इसका सबस्ट्रेट है। यहाँ पर हम कहते हैं कि एंजाइम है। ठीक है, और यहाँ पर जो है सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट पर, जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है ना, वहाँ पर सबस्ट्रेट आकर अटैच करता है। ये इस एंजाइम की नेचर होती है। स्ट्रक्चर किस तरह का होता है एंजाइम का। कोफैक्टर्स आर नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम्स। अब कुछ प्रोटीन पार्ट होते हैं, कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होते हैं एंजाइम के। तो कोफैक्टर जो है उसको हम कह रहे हैं नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम है। दे हेल्प इन ईदर मेंटेनिंग और प्रोड्यूसिंग एक्टिव स्ट्रक्चरल कॉन्फर्मेशन ऑफ द एंजाइम। ये क्या करती है, ये मेंटेन करती है, प्रोड्यूस भी करती है, दोनों काम करती हैं। स्ट्रक्चर बनाती हैं, उसको प्रोड्यूस करती हैं, मेंटेन करती हैं, उसको एक्टिव करती हैं। ठीक है, वो जो स्ट्रक्चरल कॉन्फर्मेशन है उसको ये एक्टिव करने का काम करती हैं। अब एक्टिवेटर हम किसको कह रहे हैं, डिटैचेबल कोफैक्टर्स आर नोन एज एक्टिवेटर। ठीक है, डिटैचेबल हम कहते हैं कि जो एक अलग भी हो जाता है। ठीक है, द डिटैचेबल कोफैक्टर्स आर नोन एज द एक्टिवेटर। इफ़ द नॉन प्रोटीन पार्ट इज कोवलेंटली बाउंडेड इट इज़ कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप हम किसको कहते हैं कि अगर तो नॉन प्रोटीन पार्ट कोवलेंटली बाउंड हो, नॉन प्रोटीन पार्ट इसमें कोवलेंटली बाउंड हो तो हम उसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप है। और कुछ इसमें लूजली अटैच नॉन प्रोटीन पार्ट भी होते हैं जिसको कोएंजाइम कहा जाता है। ठीक है, लूजली अटैच्ड हुए होते हैं। अब यहाँ पे कुछ हम एपोएंजाइम की भी बात करते हैं। एपोएंजाइम इज़ एन इनएक्टिव एंजाइम। एपोएंजाइम इज एन इनएक्टिव एंजाइम। तो अभी उससे पहले हमने एक्टिवेटर, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम की बात कर ली। अब एपोएंजाइम हम कह रहे हैं कि क्या है, ये एक इनएक्टिव एंजाइम है। एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम अकर्स अपॉन बाइंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फैक्टर्स। ठीक है, ये इनएक्टिव एंजाइम और ये क्या करते हैं, हम एक्टिवेशन करते हैं एंजाइम की किसके ज़रिए, जब भी कोई ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक को फैक्टर आकर इसके साथ बाइंड करता है तो ये उसकी एक्टिवेशन का काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज़ द होलो एंजाइम। होलो एंजाइम हम किसको कहते हैं,
कि एपो एंजाइम टुगेदर विद इट्स कोफैक्टर। अब जब ये सारे जो ये एपो एंजाइम है और ये जो कोफैक्टर्स हैं, ये कंप्लीट एक्टिव एंजाइम्स टुगेदर विद द बाउंड कोएंजाइम्स एंड द मेटल एंजाइम्स, देन होलो एंजाइम्स आर फॉर्म्ड। जब ये एपो एंजाइम, जितने भी कोएंजाइम्स हैं या फिर मेटल आयंस है, वो आकर मिलते हैं टुगेदर, ठीक है, हम कहते हैं कि वो टुगेदर होते हैं या वो एक साथ मिल रहे हैं, एपो एंजाइम, कोफैक्टर, कोएंजाइम्स, मेटल आयंस, तो फिर एक होलो एंजाइम बन जाता है। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन। अब हम एंजाइम एक्शन की स्पेसिफिसिटी को डिस्कस कर लेते हैं। Specificity is the ability of an enzyme to choose exact substance from a group of similar chemical molecules. अब specificity क्या है enzyme action की, कि the ability of an enzyme to choose exact substrate from a group of similar chemical molecules। तो ये enzyme की खासियत होती है कि वो जो है एक एक्टिव साइट है अगर, तो वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को बाइंड करेगी, ठीक है। जितने भी सिमिलर केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं, कोई ग्रुप है, तो वहाँ से जो एग्जैक्ट होगा उसी को वो चूज़ करती है। सम एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ एक्टिंग ऑन ओनली वन सबस्ट्रेट, ठीक है। तो सम एंजाइम्स, कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं कि जो सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट को पे एक्टिंग करते हैं, एक ही सबस्ट्रेट पर एक्ट करते हैं, ठीक है। ये एक्टिंग दूसरी एक्टिंग नहीं है, यहाँ पर हम एक्ट जो है इसकी बात करें कि सम एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ एक्टिंग ऑन ओनली वन सबस्ट्रेट, ठीक है। तो एक ही सबस्ट्रेट पे ये एक्ट करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, यूरिएज एक्ट्स ओनली ऑन यूरिया टू प्रोड्यूस अमोनियम कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे यूरिएज सिर्फ क्या काम करता है, ये यूरिया पे एक्ट करता है और फिर अमोनियम कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं, यूरिएज किसी और पे जाके एक्ट नहीं करता। सिमिलरली कार्बोनिक एनहाइड्रेज ब्रिंग्स अबाउट द यूनियन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। सिमिलरली जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है, ब्रिंग्स अबाउट द यूनियन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर। हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ जब हम इसको यूनियन करते हैं कार्बनिक एनहाइड्रेज की, तो हमें क्या मिल जाता है, कार्बोनिक एसिड मिल जाता है, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है, ये इसकी स्पेसिफिसिटी है एंजाइम एक्शन की। अब एग्जांपल्स कुछ हम देख लेते हैं स्पेसिफिक एंजाइम्स की। थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स हैं ह्यूमन बॉडी में, बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं। हेयर आर फ्यू एग्जांपल्स। लाइपेजेस आर ग्रुप ऑफ एंजाइम्स, यहाँ पे हम जस्ट उसका फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। लाइपेजेस हम कह रहे हैं कि अ ग्रुप ऑफ एंजाइम्स डैट हेल्प डाइजेस्ट फैट्स इन द गट, ठीक है। तो ये क्या काम करते हैं, ये अ ग्रुप ऑफ एंजाइम्स डैट हेल्प डाइजेस्ट फैट्स इन द गट, ये जो फैट्स की डाइजेशन है उसमें हेल्प करते हैं। अमाइलेज हेल्प चेंज स्टार्च इनटू शुगर, अमाइलेज है, ठीक है। ये हम सलाइवा में पढ़ते हैं, अमाइलेज, माल्टेज, ये हमारे सलाइवा में मौजूद होता है। और ये क्या काम करता है, ये क्या करता है, स्टार्च को शुगर में चेंज करता है। माल्टेज ब्रेक्स द शुगर माल्टोज इनटू ग्लूकोज, और ये क्या करता है, शुगर माल्टोज को ग्लूकोज में तब्दील कर देता है। माल्टोज है ये कहाँ पर मौजूद होती है, पोटैटोज़ में, पास्ता, बियर वगैरह में मौजूद होती है। अब जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। ये क्या करती है, जैसे कि ट्रिप्सिन, लैक्टेज, हम कह रहे हैं कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। इट ब्रेक्स प्रोटीन्स डाउन इनटू अमाइनो एसिड्स, ये प्रोटीन को अमाइनो एसिड में ब्रेक करती है। और लैक्टेज क्या करती है, इट ब्रेक्स लैक्टोज द शुगर इन मिल्क इनटू ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। इसका काम होता है कि जो मिल्क है ना, उसकी ब्रेक डाउन करती है, जो मिल्क होता है उसमें लैक्टोज मौजूद होता है, ठीक है, उसकी ब्रेक डाउन करती है ग्लूकोज में और ग्लैक्टोज में। अब हेलिकेज बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है हमारे डीएनए में, ठीक है। ये क्या करता है, ये डीएनए की अनवाइंडिंग करता है, ठीक है। एक तो हम कहते हैं ना वो वाइंडिंग फॉर्म में, कॉइल फॉर्म में होता है, ऐसे घुमा हुआ हमें नज़र आ रहा होता है, तो उसको जो है अनवाइंड करने का काम हेलिकेज एंजाइम करते हैं। और डीएनए पॉलीमरेज क्या करते हैं कि इट सिंथेसाइज डीएनए फ्रॉम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ये डीएनए को सिंथेसाइज करते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से। अब हम ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी की बात करते हैं। ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी में हम इसको सबसे पहले मैं आपको जो है एनेंशियोमर्स का बता दूं। एनेंशियोमर्स आपने जो है आप याद होगा आपको कि हमने लास्ट लेक्चर में एनेंशियोमर्स को भी डिस्कस किया था। तो कुछ जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो एनेंशियोमर्स से भी डिस्टिंग्विश होते हैं कि एनेंशियोमर्स जो हैं डिफर इन द साइन ऑफ देयर ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। तो समटाइम्स जो एनेंशियोमर्स हैं ना, वो इन ऑप्टिकल आइसोमर्स की वजह से डिस्टिंग्विश होते हैं, इस लाइट की वजह से वो डिस्टिंग्विश होते हैं।
The most striking aspect of specificity of enzymes is that a particular enzyme will react with only one of the two optical isomers. अब कुछ जो है enzyme उनकी specificity ये है कि वो जो particular enzyme होता है ना वो क्या करता है, will react only one of the two optical isomers. या तो ये एक ऑप्टिकल आइसोमर के साथ रिएक्ट करता है या दो ऑप्टिकल आइसोमर्स के साथ रिएक्ट करता है. Although the enzymes exhibit optical specificity, some enzymes however interconvert the two optical isomers of a compound. और फिर ये enzymes जो हैं क्या करते हैं, ये इंटरकन्वर्ट भी करते हैं उन ऑप्टिकल आइसोमर्स को. वैसे ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते किसको हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स हम कहते हैं कि दे आर द टू कंपाउंड्स विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स बॉन्ड्स. ठीक है, तो यहाँ पे जो एटम की हम कहते हैं किसी स्पेशल अरेंजमेंट होती है उसको हम ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं. जिस तरह हमने एनैंशियमर में मिरर इमेज की बात की थी, इसी तरह इसमें भी हम कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि इसमें यहाँ पर कोई मिरर इमेज नहीं होता. ठीक है, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं. ये जिस मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमर का बताया, बट यहाँ पर ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं. अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एलानिन रेसमेज कैटालाइज द इंटर कन्वर्जन बिटवीन एल एंड डी एलानिन. तो यहाँ पर जैसे कि एलानिन है, ये क्या करता है, डेट कैटालाइज द इंटर कन्वर्जन बिटवीन एल एंड डी एलानिन. तो ये यहाँ पर इंटर कन्वर्जन करता है एल और डी एलानिन की. समटाइम्स ऐसा होता है कि ये नहीं होता है कि वो जाके जैसे एलानिन है वो जाके डी पे पहले उसने एल पे करना था, डी पे रिएक्ट कर गया, डी पे करना था, एल पे रिएक्ट कर गया. तो ये ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए किया है, ऐसा होता नहीं है. तो ये ऑरल स्पेसिफिसिटी में एंजाइम की ये स्पेसिफिसिटी होती है कि वो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है उनके साथ रिएक्ट करता है. एक जहाँ पे वो स्पेसिफिक जिसके साथ उसने रिएक्ट करना है, एल के साथ करना है तो वो एल के साथ करेगा, डी के साथ करना है तो वो डी के साथ करेगा. ठीक है, तो अगर जैसे कोई एंजाइम है वो डी के साथ अगर नहीं कर रहा, ठीक है, तो कभी भी डी के साथ नहीं करेगा, क्योंकि वो एंजाइम्स के अंदर ये खसूसियत है कि वो एल के साथ अगर उसने जो है अपना काम स्टार्ट करना है तो एल के साथ ही करेगा, अगर डी के साथ करना है तो वो डी के साथ अपना काम स्टार्ट कर देगा. जस्ट मैंने आपको एक समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट देने के लिए जो है ये एग्जांपल कोड की है. केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स की अगर हम बात करें, केमिकल नेचर क्या होती है एंजाइम की? ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट राइबोसोम्स एंड नंबर ऑफ एंजाइम्स आर ऑब्टेन्ड क्रिस्टलाइन फॉर्म. अब क्या होता है कि कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम की प्रोटीन इन नेचर होती है ना, लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसमें प्रोटीन इन नेचर नहीं होती और उन एंजाइम को हम राइबोसोम कहते हैं या फिर आरएनएज बोला जाता है और वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं. देयर मॉलिक्यूलर वेट रेंजेस फ्रॉम फ्यू थाउजेंड्स टू मिलियन डाल्टन्स. तो उनके मॉलिक्यूलर वेट की अगर बात करें तो वो फ्यू थाउजेंड से मिलियन डाल्टन्स होते हैं. एंजाइम्स आर फॉर मोर एफिशिएंट कंपेयर टू नॉन एंजाइम कैटलिस्ट. जो एंजाइम होते हैं ना वो मोर एफिशिएंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन एंजाइम कैटलिस्ट. Enzymes are not consumed in the overall reaction. Enzymes accelerate the rate of reaction but does not alter the equilibrium constant. ये हमने बात पहले भी पढ़ी है. Enzymes जो हैं वो क्या करते हैं, ये जितना भी रिएक्शन होता है उसमें कंज्यूम नहीं हो जाते. ठीक है, ये नहीं कि सारे एंजाइम्स ही ख़त्म हो गए. एंजाइम का काम होता है कि उस रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं बट डज नॉट ऑल्टर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. लेकिन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको भी ये चेंज नहीं करते. अब मैकेनिज्म क्या है एंजाइमेटिक एक्शन का, यहाँ पर हम इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं. ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास एक एंजाइम है. ठीक है, ये इसकी एक्टिव साइट है, ये इसकी एक्टिव साइट है. अब यहाँ पर ये एक सबस्ट्रेट है. ठीक है, जैसे एक्टिव साइट की शक्ल है वैसे ही सबस्ट्रेट की है क्योंकि उसने उसके साथ अटैच होना है. अब यहाँ पर ये एंजाइम में ये उसकी एक्टिव साइट होती है. जो एक्टिव साइट होती है ना वो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, जो रिएक्शन होता है उसमें जो है हिस्सा लेती है, रिएक्शन परफॉर्म करती है. और एक होती है एलोस्ट्रिक साइट. यहाँ पर एक्टिव साइट है तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर एलोस्ट्रिक साइट होती है. और एलोस्ट्रिक साइट और एक्टिव साइट में क्या फ़र्क होता है कि एक्टिव साइट जो होती है ना वो क्या करती है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो परफॉर्म करती है, लेकिन एलोस्ट्रिक साइट जो होती है वो रेट ऑफ रिएक्शन परफॉर्म नहीं करती. अब यहाँ पे जब एक एक्टिव साइट के साथ जो भी सबस्ट्रेट है वो आकर बाइंड जाता है तो क्या बन जाता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है. अब यहाँ पे जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है उसके बाद ये रेडी हो जाता है कि ये कोई भी रिएक्शन परफॉर्म कर सके. अब यहाँ पर ये रेडी हो गया रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए. एंजाइम चेंज शेप स्लाइटली एज सबस्ट्रेट बाइंड. अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि एंजाइम क्या चेंज शेप स्लाइटली एज सबस्ट्रेट बाइंड. अब यहाँ पे जो एक्टिव साइट है ना, यहाँ पे इसके पास थोड़ी सी एबिलिटी होती है इस एंजाइम के पास कि ये अपनी जो शेप है उसको थोड़ा सा चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू
सबस्ट्रेट। जैसे ये सबस्ट्रेट इस तरह का था ना, तो यहाँ पे इसकी शेप इस तरह की थी, तो अब यहाँ पे इसने थोड़ी सी अपनी शेप सिर्फ थोड़ी सी करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा। अगर तो ये ज़्यादा करेगा तो हर कोई इसके साथ आकर अटैच कर जाएगा, लेकिन ये सिर्फ थोड़ी सी करेगा, माइन्यूट सी। अब जब यहाँ पे कम्प्लेक्स बन गया, ये रेट ऑफ रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट बनने के ये करीब होता है। तो यहाँ पर जब ये प्रोडक्ट बनने वाला होता है, ये देखिए कलर जो है चेंज हो गया, प्रोडक्ट बनने वाला है, तो जब ये इस स्टेज को हम कहते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स। अब उसके बाद क्या होता है कि प्रोडक्ट्स हैं वो बन जाते हैं और वो यहाँ से अलग हो जाते हैं। फिर ये एक हमारे पास एंजाइम बन जाए, एक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोडक्ट हैं और ये हमारे पास एंजाइम है। तो प्रोडक्ट्स लीविंग एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो फिर क्या करते हैं, उस एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसको छोड़ देते हैं। अब ये कुछ एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज की। अब यहाँ पर हमारे पास एंजाइम है और यहाँ पर सुक्रोज है, ठीक है। एंजाइम यहाँ पे सुक्रेज होगा, एंजाइम यहाँ पर सुक्रेज होगा। यहाँ पे क्या होता है कि जो है इसमें कुछ कैटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें कि इसमें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरह मेटाबॉलिज्म में हम कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक की बात करते हैं, तो कैटाबॉलिज्म में हम क्या करते हैं कि लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं इसके ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल में, और एनाबॉलिज्म में हम उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स की मदद से एक लार्ज मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो यहाँ पर होता है क्या है कि ये जो सुक्रोज है, ठीक है, और ये एंजाइम है। अब ये सुक्रोज और ये जो वाटर है, यहाँ पे सुक्रोज और ये वाटर है, ये दोनों क्या करते हैं, ये मिलते हैं किसकी मदद से, एक एंजाइम की मदद से, और वो होगा सुक्रेज। यहाँ पे इस एंजाइम की ज़रूरत इसलिए है, अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करेगा, बहुत ज़्यादा इसको एनर्जी चाहिए होगी। तो एंजाइम की वजह से ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये स्पीड अप कर देगा और ये आसानी से अपना काम कर सकता है। और फिर ये सुक्रेज की मदद से सुक्रोज और जो वाटर हैं वो मिल के क्या बना देते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बना देते हैं। तो ये इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। कि सुक्रोज एक लार्ज मॉलिक्यूल था, वो पानी के साथ मिला और उसने फ्रुक्टोज और ग्लूकोज बना दिया, डैट इज़ द कैटाबॉलिक रिएक्शंस। अगर तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये दोनों मिल और जब ये दोनों मिलेंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल मिलेंगे और एक साथ इसको एटीपी भी रिक्वायर होगा, तो फिर ये क्या करेंगे, फिर ये सुक्रोज बना देते हैं और एटीपी भी फिर यहाँ पर रिलीज़ होगी। तो इसको हम एनाबॉलिक कहेंगे, ठीक है। इसको हम उल्ट कर लेंगे तो एनाबॉलिक बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब ये सुक्रोज वाटर के साथ मिला था, एटीपी रिलीज़ हुई, यहाँ पर फिर इसको जो है इसको उल्ट कर लेंगे और यहाँ पर ये दोबारा से सुक्रोज बन जाएगा, तो वो एनाबॉलिक हो जाएगा। तो ये थी एग्जाम्पल हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज की विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सुक्रेज। अब इसके मॉडल्स की अगर बात करें तो इसके दो मॉडल्स होते हैं, एक को लॉक एंड की हाइपोथेसिस बोलते हैं और सेकंड जो होता है उसको हम इंड्यूस्ड फिट मॉडल बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस की। इट वाज सजेस्टेड बाय अरेनियस दैट द शेप ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज एग्जैक्टली कम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। अब इसमें क्या होता है कि ये सजेस्ट किया था अरेनियस ने, क्या सजेस्ट किया था कि इसकी जो शेप होती है ना एक्टिव साइट की, वो बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि हम कह रहे हैं कि जैसे आपने कभी लॉक देखा होगा, जैसे तालाब देखते हैं, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास लॉक है और ये हमारे पास की है। तो स्पेसिफिक की ओपन आ स्पेसिफिक लॉक, दैट इज लॉक की हाइपोथेसिस। In the same manner, the specific enzyme can transfer only one specific substrate into product. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक स्पेसिफिक लॉक को खोती है, तो एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। जैसे ये हमारे पास एंजाइम था, इसने एक स्पेसिफिक एंजाइम को बाइंड किया और फिर उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना और उसके बाद इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये लॉक एंड की हाइपोथेसिस कहलाता है। फिट बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम इज एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को बाइंड करता है, लाइक अ की फिट्स इन अ लॉक वेरी प्रिसाइजली। द की इज एनालोगस टू द एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट एनालोगस टू द लॉक। उन्होंने कहा है कि जो की है वो हम कह रहे हैं कि एंजाइम की तरह काम करेगी और जो सबस्ट्रेट है वो लॉक तरह। टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, ये टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर बनता है। प्रोडक्ट्स हैव अ डिफरेंट शेप फ्रॉम दिस सबस्ट्रेट, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसकी थोड़ी डिफरेंट शेप होती है। वंस फॉर्म दे आर रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट, और जब प्रोडक्ट बन जाता है ना तो वो उस एक्टिव साइट से रिलीज हो जाता है, लीविंग इट
फ्री टू बिकम अटैच टू अनदर सबस्ट्रेट, ठीक है। फिर जब वो वहाँ जगह छोड़ देता है फिर वहाँ पे कोई और सबस्ट्रेट आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो लॉग एंड की मॉडल है ये एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट मॉडल इज़ द इंड्यूस्ड फिट मॉडल, अ मोर रिसेंट मॉडल सजेस्टेड बाय डैनियल कॉशलैंड द इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ठीक है। It states that the shape of active sites are not exactly complementary but are changed according to the substrate molecule। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने बात की थी कि जो एक्टिव साइट है, जो एंजाइम है, उसमें थोड़ी सी जो है इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब फ्लेक्सिबिलिटी की बात, अगर हम इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो जब हमने लॉक एंड की मॉडल पढ़ा है ना, यहाँ पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ये जो इसकी एक्टिव साइट है ना ये बहुत रिजिड होती है, ये इसकी एक्टिव साइट रिजिड होती है, ठीक है। ये चेंज नहीं हो सकती। देयर इज़ नो मॉडिफिकेशन, नो फ्लेक्सिबिलिटी बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी से पहले, एंजाइम एक्टिविटी के दौरान, एंजाइम एक्टिविटी के बाद कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बहुत हार्ड है, रिजिड है, ठीक है। तो इसकी एंजाइम की शेप में कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन इंड्यूस्ड फिट मॉडल में जो इसकी ये जो एक्टिव साइट है, ये जो एंजाइम की साइट है, इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो वो क्या होता है कि उस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से थोड़ी सी चेंज हो जाती है उसकी शेप, ठीक है। और क्या होता है कि ये जो एंजाइम मॉलिक्यूल होता है ना वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अब इसको एक्टिव फॉर्म में करने के लिए इसके स्ट्रक्चर में थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ती है, इसके स्लाइड चेंज जो है वो लाना पड़ता है, द स्लाइड चेंज इन द शेप टू फिट द सबस्ट्रेट। तो स्लाइड चेंज की वजह से ये फिट जो सबस्ट्रेट है वो इसमें फिट हो जाता है, ठीक है। सिर्फ स्लाइड चेंज होना चाहिए, ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। और फिर हम इसको कहते हैं कि ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल है, ठीक है। तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की बात की है, लेकिन जो हमने की लॉक एंड की मॉडल था उसमें हमने रिजिड एंजाइम की बात की, रिजिड एक्टिव साइट की बात की, लेकिन यहाँ पर हमने फ्लेक्सिबिलिटी की बात की कि थोड़ी सी उसकी शेप में चेंज आ जाता है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करते हैं। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर की अगर बात करें तो यूजुअली एंजाइमेटिक रिएक्शंस इन मैन अकर बेस्ट एट और अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम बॉडी टेम्परेचर की बात करें, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइमेटिक रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ह्यूमन की जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री है, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर हम किसको कहते हैं कि द टेम्परेचर एट विच एन एंजाइमेटिक रिएक्शन अकर फास्टेस्ट। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है कि वो टेम्परेचर जहाँ पे एंजाइमेटिक रिएक्शन बहुत फास्टली हो रहा होता है। कुछ प्लांट एंजाइम्स होते हैं जो कि कुछ टेम्परेचर पे बेस्ट होते हैं, जैसे कि 60 डिग्री पे। अब जो टैग पॉलीमरेज होता है ना एंजाइम, ये बहुत हाई टेम्परेचर पे काम करता है। एंजाइम रिएक्शन जो हैं हम कहते हैं कि ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं, देयर रेट इज़ इंक्रीज्ड इनिशियली बाय राइज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीज्ड विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है जैसे जैसे वो इंक्रीज़ होता जाता है वैसे वैसे उसका जो रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन है, रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन और आल्सो इंक्रीज विद द रेट ऑफ टेम्परेचर। वो इसकी क्या वजह है, क्योंकि जब वो एंजाइम जो है एंजाइमेटिक रिएक्शन चेंज हो रहा है तो उसमें जो सबस्ट्रेट होते हैं ना वो एक्टिव साइट में कोलाइड करते हैं बहुत तेज़ी के साथ। टेम्परेचर चेंज होने की वजह से वो जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है उसमें सबस्ट्रेट उस एक्टिव साइट पे बहुत रैपिडली कोलाइड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन फिर एक ऐसी स्टेज आती है जिस पे बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है, और जब बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है तो फिर एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है ना वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। The increase is due to increased number of molecules coming to have a sufficient energy to pass over the energy barrier and form the product of the reaction। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द इंक्रीज इज ड्यू इंक्रीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये इंक्रीज़ जो है मॉलिक्यूल में जो इंक्रीज़ हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, क्योंकि सफिशेंट एनर्जी जो है वो प्रोवाइड होती है इसको, और सफिशेंट एनर्जी की वजह से फिर ये एक प्रोडक्ट बना रहा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही एक स्पेसिफिक एंजाइम वर्क करता है। अगर तो वो टेम्परेचर से ज़्यादा चला जाए, उसकी स्पेसिफिक रेंज से ज़्यादा चला जाए, उसकी लिमिट क्रॉस हो जाए, तो जो उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी है ना वो स्टॉप हो जाती है। Increase in temperature increase in the thermal motion of the molecules and increase fraction of molecules having sufficient internal energy to enter the transition state। अब यहाँ पे जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है इंक्रीज़ होती हैं, ठीक है।
और राइज इन एंजाइम एक्टिविटी विद राइज इन टेम्परेचर इज़ ट्रू ओनली ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो राइज इन टेम्परेचर एक्टिविटी कि टेम्परेचर एक्टिविटी जो है वो जो टेम्परेचर की एक्टिविटी है ना वो एंजाइम की एक्टिविटी के साथ तब तक बढ़ेगी जब तक उसकी लिमिटेड रेंज होगी। जैसे ही वो उस लिमिटेड रेंज को क्रॉस कर देते हैं तो जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है ना वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। एंजाइम्स इन जनरली बीइंग प्रोटीन्स आर डिस्ट्रॉयड बाय एक्सेसिव हीट बाय अंडरगो डीनेचरेशन। अब वो क्या इसकी रीज़न है कि एंजाइम है, क्योंकि एंजाइम की प्रोटीन नेचर होती है ना, तो जब बहुत हाई टेम्परेचर होती है ना तो वो जो प्रोटीन है ना वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, डीनेचर होना शुरू हो जाती है जब वो बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर देता है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है एंजाइम एक्टिविटी है, ये टेम्परेचर है, ये क्या है, ये टेम्परेचर है, ठीक है, दैट इज़ अ टेम्परेचर एंड दैट इज़ एंजाइम एक्टिविटी। यहाँ पर देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा था तो एंजाइम एक्टिविटी भी बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ये इसकी अब ये जो इसकी जन है ना ये हम कह रहे हैं ये ऑप्टिमल है। यहाँ पर आके ये एक्सीड हो गया, ठीक है, ये उस रेंज से बाहर चला गया, लिमिट क्रॉस कर गया। तो जब ये लिमिट क्रॉस कर देता है तो इसकी जो एंजाइम एक्टिविटी है ना ये डिक्रीज़ हो गई है। ये देखिए यहाँ पे ये लाइन नीचे की तरफ आ गई है। अब सेकंड इसका फैक्टर होता है पीएच। जैसे हमने टेम्परेचर की बात की कि ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ना, वैसे ही ऑप्टिमम पीएच भी होती है। तो यहाँ पे क्या है कि एंजाइम्स हैव एन ऑप्टिमम पीएच एट विच दे वर्क फास्टेस्ट, ठीक है। तो एंजाइम में ऑप्टिमम पीएच पे ये वर्क फास्टेस्ट करते हैं। जैसे कि एंजाइम दिस इज़ अबाउट पीएच 7 to 8। एंजाइम की अगर पीएच की बात करें 7 to 8 है। हर ऑर्गेनिज्म की जो है एक अलग पीएच होती है, ठीक है। प्रोटीज एंजाइम्स इन एनिमल स्टमक्स विच हैव एन ऑप्टिमम पीएच 1। अगर हम बात करें स्टमक की, ठीक है, तो पेप्सिन, जो पेप्सिन है ना वो हमारे स्टमक में मौजूद होता है। हमारे स्टमक का एसिडिक इन्वायरमेंट होता है ना, और उस तकरीबन ऑप्टिमम पीएच होती है 1। तो ये इसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी है और ये इसकी ऑप्टिमम पीएच है। यहाँ पे देखें जैसे जैसे वो पीएच बढ़ रही थी, ये भी इतना था, ऑप्टिमम पीएच थी यहाँ पर, लेकिन उसके बाद एट दी एंड वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही इफ़ेक्ट ऑफ पीएच की अगर बात करें, इफ़ेक्ट ऑफ पीएच क्या है, optimum pH and enzyme catalyze the reaction at the maximum rate. Most of the enzymes have optimum pH near 7. Mostly जो enzymes होते हैं ना उनकी optimum pH तकरीबन 7 तक होती है। पेप्सिन की 1.5 है, सेलेवरी पेप्सिन की 1.5 से 2 तक हो सकती है, सेलेवरी माइलेज की 6.4 से 6.9 है, ट्रिप्सिन की 8.0 से 9.0 तक हो सकती है। एक्सट्रीम चेंजेस इन पीएच डीनेचर द एंजाइम। अगर तो बहुत ज़्यादा पीएच चेंज होना शुरू हो जाती है तो वो एंजाइम को डीनेचर कर लेती है। वो इसलिए क्योंकि जो सबस्ट्रेट है, एंजाइम्स उसको सबस्ट्रेट को अटैच करता है ना, अब वो कितने को सबस्ट्रेट अटैच कर लेगा, जब तक वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा तो उसको खाली जगह नहीं मिलेगी कि वो और कोई सबस्ट्रेट अटैच कर ले। इसलिए ये जो है डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है कि जब तक सबस्ट्रेट वहाँ से निकलेगा नहीं, प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, जगह खाली नहीं होगी, एक नया सबस्ट्रेट वहाँ पर आकर अटैच नहीं होता। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डिक्रीज शार्पली ऑन ईदर साइड ऑफ ऑप्टिमम पीएच। तो जब वो ऑप्टिमम पीएच क्रॉस कर लेता है, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज पेप्सिन है, तो यहाँ पर देखें ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है ऑप्टिमम पीएच के बाद। चेंज इन पीएच ऑफ द मीडियम एक्ट बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड स्टेट ऑफ द एंजाइम अंडर द सबस्ट्रेट। तो ये जो पीएच है अगर हम की बात करें तो ये इंक्रीज़ भी करती है, डिक्रीज़ भी करती है आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड स्टेट को एंजाइम की। चेंजेस इन पीएच अफेक्ट द रिक्वायर्ड स्टेट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। अब यहाँ पे क्या होता है कि चेंजेस इन पीएच अफेक्ट द रिक्वायर्ड स्टेट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। तो वो जो पीएच में चेंज आता है उससे उसकी जो एंजाइम है और सबस्ट्रेट है उसको भी इफेक्ट होता है। When pH is varied, a change in the conformation of enzyme में occur। तो जाहिर सी बात है तब उसकी जो कन्फर्मेशन है एंजाइम की उसमें भी चेंज होगा। अब ये कुछ ऑप्टिमम पीएच हैं सिलेक्टेड एंजाइम्स की, जिसमें ये पेप्सिन, सुक्रेज, अमाइलेज, यूरियस, ट्रिप्सिन, लाइपेज, आर्जिनेज, ठीक है, ये उनकी लोकेशन है। पेप्सिन इज़ प्रेजेंट इन स्टमक, सुक्रेज इज़ इन स्मॉल इंटेस्टाइन, अमाइलेज इन पैंक्रियाज, next urease is the liver, trypsin is in small intestine, lipase is in pancreas and arginase is in liver, and here is the optimum pH. Third factor is the enzyme concentration. enzyme concentration में क्या होता है कि enzyme concentration increase करता है rate of reaction को। enzyme concentration अगर increase है
तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो जब एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही होती है तो जो सबस्ट्रेट है ना वो उसके साथ बहुत जल्दी जल्दी अटैच हो रहे होते हैं। तो लेकिन एक ऐसी स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होती है जिस पे जो रिएक्शन रेट है ना वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से कोई और सबस्ट्रेट उसके साथ अटैच नहीं हो जाता, लो सबस्ट्रेट हो जाता है। तो इसकी वजह से जो रिएक्शन रेट है वो स्टॉप हो जाता है, फिर वो एक लिमिट होती है ना, तो फिर वो स्टॉप हो जाता है और कांस्टेंट हो जाता है। इसी तरह सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में भी सेम यही मैकेनिज्म है जैसे कि एंजाइम कंसंट्रेशन में था, कि यहाँ पे क्या होता है कि एज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीजेज द रेट इंक्रीज बिकॉज मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कैन कोलाइड विद एंजाइम मॉलिक्यूल्स, सो मोर रिएक्शंस विल टेक प्लेस। तो जैसे ही सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो रहा है तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ हो रही है, सेम जैसे कि हमने एंजाइम कंसंट्रेशन की बात की। लेकिन क्या होता है कि जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एंजाइम में बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है तो क्या होता है कि ये सैचुरेटेड हो जाता है, दे बिकम सैचुरेटेड। तो जब सैचुरेटेड फॉर्म में हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, तो उसके बाद कोई और सबस्ट्रेट उसके साथ आकर अटैच नहीं होता। अब यहाँ पर ये ग्राफ है एंजाइम कंसंट्रेशन का और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब हमारे पास जो एंजाइम कंसंट्रेशन है ये इसका ग्राफ था। अब यहाँ पर जो है हमारे पास ये देखिए एंजाइम कंसंट्रेशन में क्या था कि रिएक्शन रेट इंक्रीज़ हो रहा है जब एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज़ थी, लेकिन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में देखिए रिएक्शन रेट है, यहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये जो स्टेज आ गई है, इस स्टेज को हम कह रहे हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, कि ऑल ऑफ द एंजाइम इज़ कंबाइंड विद द सबस्ट्रेट, और इसको हम कह रहे हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, कि यहाँ पर आके वो कांस्टेंट वे में चली जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती। मैक्सिमम एक्टिविटी उसकी यहाँ पर होती है, मैक्सिमम एक्टिविटी यहाँ पर होती है, और ये हम कह रहे हैं ये पॉइंट ऑफ सैचुरेशन है, आगे इसके आगे पॉइंट ऑफ सैचुरेशन स्टार्ट हो जाती है। अब हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंजाइम में वो है फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स। अब फंक्शंस की हम बात कर लेते हैं एंजाइम के। सबसे पहले डाइजेशन है, एंजाइम बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में रोल प्ले करता है, प्लांट्स में भी अपना रोल प्ले करता है, उसके अलावा एनिमल्स में भी अपना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर वाइड वैरायटी ऑफ पर्पसेस सच एज डाइजेशन। एंजाइम जो है ये बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि डाइजेशन है, इसमें अमाइलेज क्या करता है, ये स्टार्च को शुगर में चेंज करता है। माल्टेज जो है स्लाइवा में मौजूद है, ठीक है, माल्टेज का मैंने आपको बताया था ना कि ये स्लाइवा में होता है, और ये ब्रेक करता है शुगर माल्टोज को ग्लूकोज में। लाइपेज जो है क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है फैट्स को गट में, और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को ब्रेक कर देता है किसमें, अमाइनो एसिड में। उसके अलावा प्रोटेक्शन में भी ये हेल्प करता है। एंजाइम्स आर आल्सो यूज्ड इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस। तो ये डिफरेंट जो पैथोजेंस होते हैं उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जो पैथोजेंस होते हैं हमारी बॉडी को जो है नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे होते हैं। तो ये जो एंजाइम्स हैं इसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो कुछ पैथोजेंस जो है उनके अगेंस्ट अपना जो है ये काम करना शुरू करती है, ठीक है। दे कैन बी यूज टू डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कोई भी अगर बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है, कोई बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो ये उसके अगेंस्ट भी काम करती है। जैसे कि लाइजोजाइम की अगर हम बात करें, लाइजोजाइम एक नेचुरली अकरिंग एंजाइम होता है, और ये मोस्टली हमारे जो बॉडी से हमारे आंसू निकल रहे होते हैं, ठीक है, ये सिक्रीशंस का काम करता है। लाइजोजाइम जो ये क्या काम करता है, ये सिक्रीशंस का काम करता है, टीयर्स का काम करता है, सलाइवा का काम करता है, मिल्क वगैरह जो सिक्रीशंस है हमारी बॉडी का उनमें ये जो है वर्क करता है। ये सारी सिक्रीशंस जो हैं ये इसकी वजह से हो रही होती हैं। उसके अलावा ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट के तौर पे भी काम करता है, जितने भी हमारे बैक्टीरियल सेल हैं या जो भी पैथोजन वगैरह उनकी क्लीविंग का भी ये काम करता है। एंड द थर्ड वन इज़ द सिग्नल ट्रांसडक्शन। अब सिग्नल ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि सिग्नल ट्रांसडक्शन आल्सो नोन एज दी सेल सिग्नलिंग। सिग्नल ट्रांसडक्शन को हम क्या कहते हैं, सेल सिग्नलिंग भी बोलते हैं। is also known as cell signaling is the transmission of molecular signals from a cell exterior to interior। अब कुछ ऐसे एंजाइम भी होते हैं जो कि सिग्नल्स ट्रांसफ़र करते हैं, और वो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं वो आउटसाइड टू इनसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है, बाहर से अंदर कोई सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं या बाहर से जो है अंदर करेंगे और अंदर से बाहर करेंगे, ठीक है। द मोस्ट कॉमन एंजाइम्स इज सिग्नल ट्रांसडक्शन आर प्रोटीन काइनेज। जो मोस्ट कॉमन एंजाइम है सिग्नल ट्रांसडक्शन का वो है प्रोटीन काइनेज। डेट कैटेलाइज
प्रोटीन फॉस्फोरिलेशन, ठीक है, प्रोटीन फॉस्फोरिलेशन ये बना रहा है, ठीक है। ये प्रोटीन काइनेज है। प्रोटीन ये क्या करता है, प्रोटीन काइनेज ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, फॉस्फोरिलेटेड प्रोटीन में, ठीक है, और ये सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा होता है। अब कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि हमने बात की एनाबोलिज्म की, कैटाबोलिज्म की बात की। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स कैन बी ब्रोकन डाउन बाय एंजाइम्स इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स व्हिच कैन देन बी एब्जॉर्ब्ड बाय ह्यूमन बॉडी इजीली। कुछ ऐसे लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी आसानी से उनको अब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो उनको स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है, और कौन करता है, वो एंजाइम्स करते हैं। द स्मॉल मॉलिक्यूल्स यूज्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स टू रिफ्रेश द बॉडी थ्रू टिश्यू रिपेयरिंग, रीजनरेशन, ग्रोथ, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनाबोलिज्म। अब कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पे काम करते हैं, ठीक है, बॉडी को रिफ्रेश करते हैं, उसकी टिश्यू की रिपेयरिंग करते हैं, रीजनरेशन करते हैं, ग्रोथ का प्रोसेस जो होता है उसको कर रहे होते हैं, तो ये एनाबोलिज्म कहलाते हैं। मैनी एंजाइम्स नीड टू बी एम्प्लॉयड इन कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। अब कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों का काम करते हैं, जैसे कि वो हैं अमाइलेज हो गया, डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, ये दोनों जो है ये कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों का काम कर रहे होते हैं। एनर्जी जनरेटर। अब एनर्जी जनरेटर की अगर हम बात करें तो एनर्जी जनरेटर हम किसको कहते हैं, यहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। एंजाइम्स कैन जनरेट एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो एनर्जी को जनरेट करते हैं। अब जैसे कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको हम एटीपी बोलते हैं। एंजाइम्स आर दी ट्रांसफार्मर टू टर्न एनर्जी इनटू प्रॉपर चैनल एंड स्टोर इट इन एटीपी। तो एंजाइम्स जो है वो एनर्जी को एक प्रॉपर चैनल के थ्रू केमिकल फॉर्म में जो है वो ट्रांसफॉर्म करते हैं, और फिर वो जो एटीपी का मॉलिक्यूल है वो उस एनर्जी को स्टोर कर लेता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज एंजाइम्स आर कॉल्ड एटीपी सिंथेज। और वो कौन से एंजाइम है जो एटीपी में से इसको स्टोर करते हैं, वो है एटीपी सिंथेसिस, ठीक है, जो एटीपी में इसको स्टोर कर लेता है और फिर वो पूरी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आयन पम्प्स। अब आयन पम्प्स हम किसको कह रहे हैं, आयन पम्प्स हम कहते हैं कि कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन में जो कि आयन पम्प्स का काम करते हैं टू मूव आयन अक्रॉस अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन्वॉल्व इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जिस तरह के एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने जो है आप लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, डिफियन के बारे में, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की में मूवमेंट हो रही होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जो मूवमेंट हो रही होती है, तो वो इसको हम आयन पम्प्स कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और इसको हम कह रहे हैं कि सम एंजाइम्स इन द सेल मेम्ब्रेन। हमारी जो हम प्लांट की अगर बात करें तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि आयन पम्प्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस जो है उनकी मूवमेंट करवा रहे होते हैं। These primary ion transport could convert energy from various sources include ATP, sunlight and other redox reactions। तो कुछ प्राइमरी आयन ट्रांसपोर्टर्स भी होते हैं जो कि इस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं एटीपी में, सनलाइट से लिया उसको एटीपी में कन्वर्ट कर दिया, डिफरेंट रिडॉक्स रिएक्शंस करवाए टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल अगेंस्ट ग्रेडियंट, ठीक है, फिर वो जो है स्टोर हो जाती है बॉडी में। मूवमेंट जैसे कि हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज एंड सोडियम इनटू दिस सेल, तो सोडियम और ग्लूकोज को सेल में जो मूव करवाता है वो आयन पम्प्स की वजह से हो रहे होते हैं। अब डिफेंस और क्लियरेंस। In organism there are always some non-nutritive substances from external environment are produced by the body itself which cannot be then transformed into cellular constituents as are employed as energy source। अब डिफेंस और क्लियरेंस में जैसे कि हम बात करते हैं डिफेंस में ये रोल प्ले करते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी हमारी अगर प्लांट्स में हम बात करें और एनिमल ह्यूमन में, तो जैसे कुछ फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है या बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है या फ्री रेडिकल्स आ जाते हैं, तो उनके अगेंस्ट जो है कोई एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करती है, और वो कौन प्रोड्यूस करते हैं, वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। दे नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स टू बी एक्सक्लूडेड आर यूटिलाइज्ड एज फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल और टॉक्सिकोलॉजिकल कंपोनेंट, ठीक है। और फिर ये क्या करती है, दे नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स टू बी एक्सक्लूड आर यूटिलाइज्ड एज। फिर इन एंजाइम्स को हम इस्तेमाल करते हैं फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल और टॉक्सिकोलॉजिकल कंपोनेंट्स में। ये सारे जो हम एंजाइम्स हैं वो इन प्रोसेस में सारे इन्वॉल्व होते हैं, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी में डिफेंस का काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हम बात करते हैं एंजाइम है जो एंटीबायोटिक्स का काम कर रहा है, डिफेंस का काम है
बॉडी में वो कर रहा होता है, तो वो है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, ठीक है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। सेल रेगुलेशन। अब सेल रेगुलेशन में क्या होता है कि एंजाइम्स कैन मूव पार्ट ऑफ द सेल्स इंटरनल स्ट्रक्चर कैन रीऑर्गेनाइज देम टू रेगुलर सेल एक्टिविटीज़। अब कुछ एंजाइम्स जो है, क्योंकि ये स्पीड अप करता है ना रिएक्शन को, तो वो जो एंजाइम है हमारी जो बॉडी है उसके सेल को रेगुलेट करने का काम करता है। तो जितनी भी बॉडी में रेगुलेट एक्टिविटीज़ हैं उनको एंजाइम्स करते हैं। डिलीवर पैकेजेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इनसाइड सेल्स, pull chromosomes apart when the cell undergoes mitosis and also put cilia to trigger cell movement। उसके अलावा अगर cilia की बात करें, जैसे कुछ एनिमल्स में हम cilia की बात करते हैं, तो उनकी जो मूवमेंट है वो भी इंजाइम्स की वजह से हो रही है, ठीक है। और हम जैसे क्रोमोसोम माइटोसिस प्रोसेस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जो है दे आर पुल पार्ट ईच अदर, ठीक है, और वो भी किसकी वजह से होते हैं, वो भी एंजाइम्स की वजह से होते हैं। टू हेल्प सेल्स मूव म्यूकस अप योर एयरवे एज रूटीन टू कीप द एयरवे क्लियर, ठीक है। टू हेल्प योर म्यूकस अप योर एयरवे, जो हम म्यूकस की अगर बात करें कि जो एयरवे है, ठीक है, उसमें जो मूव हो रही है और फिर वो जो एयरवे है वो क्लियर हो रही है, तो ये भी किसकी वजह से है, एंजाइम्स की वजह से। अब जैसे एग्जांपल है मायोसिन एटीपेज, काइनेज एटीपेज एंड डायनिन एटीपेज, ये सब क्या करते हैं, ये सेल रेगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब हमने अपने फंक्शंस डिटेल में तो पढ़ लिया, अब अगर हम इसकी समरी देख लें तो वो क्या है कि एंजाइम का मेन जो समरी है कि किस तरह फंक्शन परफॉर्म करता है शॉर्ट फॉर्म में। तो दिस एंजाइम्स परफॉर्म अ नंबर ऑफ फंक्शंस इन आवर बॉडी, बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि सिग्नल ट्रांसडक्शन की हमने बात की। द मोस्ट कॉमन एंजाइम यूज्ड इन दिस प्रोसेस प्रोटीन काइनेज दैट कैटालाइज द फॉस्फोरिलेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। They break down large molecules into smaller substances that can easily absorbed by the body. They help in generating energy in the body. ATP synthase are the enzymes involved in the synthesis of energy. तो ATP synthase जो है इसको भी हमने पढ़ा है कि enzymes involve होते हैं जो कि ATP को हमारी बॉडी में स्टोर करते हैं, जनरेट करते हैं, किसकी जो है ATP को करते हैं जनरेट किसकी मदद से, एक एंजाइम है जिसका नाम है ATP synthesis। एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं आयंस की मूवमेंट जो है करवाते हैं एंजाइम की मूवमेंट में अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंजाइम्स जो हैं बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस आते हैं, और जितने भी नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होते हैं हमारी बॉडी में उनको भी ये बाहर निकाल देते हैं, एलिमिनेट करने का काम करते हैं। दे फंक्शन टू रीऑर्गेनाइज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल टू रेगुलर सेलुलर एक्टिविटीज़। और फिर हमारी बॉडी में जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर हैं उनको रीऑर्गेनाइज करते हैं और डिफरेंट जो सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलेट करते हैं। उसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग जो है करते हैं हमारी बॉडी की डाइजेस्टिव सिस्टम में, नर्व सिस्टम में, मसल्स में। उसके अलावा और बहुत सी हमारी बॉडी में जो रोल्स हैं वो ये एंजाइम्स प्ले करते हैं।